Hello everyone, welcome to EdPower India's YouTube channel. In this segment, we are covering Environment by Shankar IAS Academy 10th 11th edition. So let us begin our first chapter. ये जो first chapter है ये basically cover करता है इकोलॉजी के बेसिक्स को। इकोलॉजी का मतलब क्या है, इकोलॉजी की हिस्ट्री क्या है, इकोलॉजी में कितने लेवल्स है। सो लेट अस बिगिन। Ecology is basically derived out of two words. It's a combination of two words, two Greek words, okios and logos. ओकियोस का मतलब है होम और लोगोस का मतलब है स्टडी। इकोलॉजी का मतलब ये है study of the home of nature. It is a scientific study of the relationship of living organisms with each other and with their environment. सो व्हाट इज इट, ये क्या है? ये एक साइंटिफिक स्टडी है इन्वायरमेंट के रिलेशनशिप ऑर्गेनिजम्स के साथ और ऑर्गेनिजम्स का आपस में रिलेशन क्या है उसके साथ। सो इट इज अ साइंटिफिक स्टडी। ये डील करती है उन वेज के साथ जिससे हमें पता चलता है कि ऑर्गेनिजम्स कैसे मोल्ड होते हैं अपने एनवायरनमेंट से, वो एनवायरमेंटल रिसोर्सेज का कैसे यूज करते हैं, जैसे एनर्जी फ्लो हो गया, मिनरल साइक्लिंग हो गया। मैंने इंटेंशनली पीडीएफ यूज करा है। आई हैव इंटेंशनली यूज पीडीएफ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट ऑल सेगमेंट्स आर देयर इन द सिलेबस। मैं इसी को एक स्लाइड शो भी बना सकती थी, पीपीटी भी बना सकती थी, बट आई थॉट दैट इट्स बेटर दैट यू कवर इट डायरेक्टली फ्रॉम द पीडीएफ एंड डाउनलोड इट पीडीएफ फ्रॉम आवर ऑफिशियल वेबसाइट so that you get an understanding of the content as it is। और आप देखो, आपको न्यू नहीं लगे, आपको कुछ डिफरेंस ना लगे और आपके लिए एज इट इज ही हो। सो हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी, जो हिस्ट्री है इकोलॉजी की, द रूट्स आर एज ओल्ड एज नेचुरल हिस्ट्री, एज ओल्ड एज ह्यूमन सिविलाइजेशन इटसेल्फ। अर्ली हिस्ट्री से मैन जो है उसने, ऑफ कोर्स सी बात है कि प्रैक्टिकल वे में, चाहे उसमें इंसान जानता था या नहीं जानता था, अपने एनवायरनमेंट की नॉलेज रखता था। फॉर एग्जांपल प्रिमिटिव सोसाइटीज़ में जो इंसान थे उनको बहुत ज़रूरी था उनके लिए एक अपने इन्वायरमेंट के नॉलेज रखना, ताकि वो सर्वाइवल अपना सस्टेन कर सकें। और अपना उनका बहुत ज़रूरी था उनके लिए कि वो फोर्सेस ऑफ नेचर को के बारे में उनको पता हो, प्लांट्स के बारे में पता हो, एनिमल्स के बारे में पता हो। जो हमारे एंशंट इंडियन टेक्स्ट है वैदिक पीरियड के, जैसे वेदास हो गया, संहितास हो गया, ब्राह्मणास हो गया, आर्यनिकास हो गया, उपनिषद्स हो गया, उसमें भी इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के काफ़ी सारे रेफरेंसेस दिए हैं। पर्टिकुलरली बुक में जो दो एग्जाम्पल्स दिए हैं, चारक संहिता का एग्जाम्पल दिया है और सुश्रुत संहिता का एग्जाम्पल दिया है, कि चारक संहिता में कैसे पोल्यूशन के बारे में बात की जाती है और सुश्रुत संहिता के बारे में, सुश्रुत संहिता में एयर लैंड एंड वाटर सीजन्स के बारे में बात की जाती है। सो यू मस्ट नो कि कैसे हिस्ट्री में हमारे वेदास और संहितास में भी इसके बारे में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट हम समझेंगे कि एनवायरनमेंट क्या होता है और एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। सो व्हाट इज एनवायरनमेंट एंड इट्स कंपोनेंट? Everything that surrounds or affects an organism during its lifetime is collectively known as its environment. So everything, जो भी चीज़ें एक ऑर्गेनिज्म को उस अफेक्ट करती है, सराउंड करती है उसकी लाइफ टाइम में, वो कलेक्टिवली जानी जाती है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट जो है वो है एक सम टोटल, किस चीज़ का सम टोटल? लिविंग नॉन लिविंग कंपोनेंट्स का, इन्फ्लुएंसेस का और इवेंट्स का, जो ऑर्गेनिज्म को सराउंड करते हैं। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, वायरस हो गया, ह्यूमन बींग्स हो गए, ये एनिमल्स हो गए, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ये एक दूसरे पे निर्भर रखते हैं, दे आर डिपेंडेंट अपॉन द अदर ऑर्गेनिजम्स, और इन्वायरमेंट पे भी निर्भर रखते हैं फॉर फूड, एनर्जी, वाटर, ऑक्सीजन, शेल्टर एंड अदर नीड्स। जो रिलेशनशिप है, इंटरैक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट, इट इज़ वेरी हाईली कॉम्प्लेक्स। जितना भी आपस में एक्सचेंज होता है इनका, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, और ये बायोटिक कंपोनेंट्स को इंक्लूड करता है और ए बायोटिक यानी कि नॉन लिविंग कंपोनेंट्स को इंक्लूड करता है। दूसरी चीज़ इन्वायरमेंट के बारे में जो आपको याद रखनी है कि इन्वायरमेंट स्टैटिक नहीं है, मतलब ये सेम नहीं रहती, ये बहुत चेंजिंग है। इन्वायरमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग। बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स, ये दोनों बहुत चेंज होते रहते हैं कंटिन्यूअसली। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे एनवायरनमेंट के कंपोनेंट जो होते हैं वो होते हैं एबायोटिक एंड बायोटिक।
So when we talk about the abiotic components, what all categories are included in that? Energy, radiation, temperature and heat flow, water, atmospheric gases and wind, fire, gravity, topography, soil, and geological substratum. What is substratum? The word substratum means a layer of material that lies beneath another layer. मतलब एक लेयर और उसके नीचे एक और लेयर. So geological substratum also we will be studying as the abiotic components of environment. This is important for you to remember because इस पे हो सकता है कि कुछ question बन सके. Biotic components, green plants, non-green plants, which are called heterotrophs, decomposers, parasites, symbionts, animals and man. Parasites and symbionts पे भी questions बनते हैं लेकिन हम उनको डेप्थ में आगे सब सेगमेंट्स में पढ़ेंगे. नाउ एनवायरनमेंट के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए वी हैव टेकन एन एग्जांपल ऑफ द एनवायरनमेंट ऑफ अ फिश इन द पॉन्ड कि एक फिश पॉन्ड में हो तो उसका एनवायरनमेंट कैसे समझे. तो फिश का एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होगा और इंटरनल एनवायरनमेंट होगा. व्हाट इज फिशेस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट? फिश का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होगा जो एबॉयटिक कंपोनेंट्स होंगे उसमें, जैसे लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, वाटर हो गया जिसमें वाटर में न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, ऑक्सीजन आ जाते हैं और बाकी सारी गैसेस होती हैं, और ऑर्गेनिक मैटर जो वाटर के अंदर ही डिजॉल्व होता है. और दूसरा फिश का बायोटिक एनवायरनमेंट हो गया जिसमें माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जैसे प्लैंक्टन हो गया जो अज्यूम करते हैं कि एक्वेटिक प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं एंड डिकम्पोजर्स हैं. और फिश का इंटरनल एनवायरनमेंट हो गया. इंटरनल एनवायरनमेंट में फिश का क्या आता है, जैसे फिश की आउटर बॉडी के सरफेस के अंदर जो एनवायरनमेंट है, जो फिश की आउटर बॉडी के अंदर जो एनवायरनमेंट है वो रिलेटिवली उसके बाहर के एनवायरनमेंट से ज़्यादातर स्टेबल है, अनलेस एंड अनटिल द फिश इज हैविंग सम इंजरी और सम इलनेस. सो कांस्टेंट नहीं है बट स्टेबल है, ये चीज़ आपको याद रखनी है. कोई किसी भी प्रकार की इंजरी, इलनेस, कोई भी एक्सेसिव स्ट्रेस इंटरनल एनवायरनमेंट को भी अपसेट कर देती है. फॉर एग्जाम्पल अगर मरीन फिश को ट्रांसफर किया जाए फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट में तो वो सर्वाइव नेचुरली सी बात है नहीं कर पाएगी. Now we are coming to the third segment of this chapter, which is a lengthy segment. This is levels of organization in ecology. तो 6 levels of organization है in ecology. ये आप टेबल देख सकते हैं, चार्ट फिगर देख सकते हैं. सो फर्स्ट लेवल है एक इंडिविजुअल. एक इंडिविजुअल पॉपुलेशन बनाता है, पॉपुलेशन कम्युनिटी बनाती है, कम्युनिटीज इकोसिस्टम बनाती है, इकोसिस्टम के बाद बायोम बनता है, बायोम के बाद बायोस्फीयर बनता है. सो 6 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज देयर इन इकोलॉजी. लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मीन्स कि हम उनको ऑर्गेनाइज कैसे करें. इट्स वेरी सिंपल. सो इंडिविजुअल, कोई भी ऑर्गेनिज्म एक इंडिविजुअल लिविंग बीइंग है जिसके पास क्षमता है इंडिपेंडेंटली काम करने की, वो कोई अपना इंडिपेंडेंटली फंक्शन करने की. वो कोई प्लांट हो सकता है, कोई एनिमल हो सकता है, कोई बैक्टीरियम हो सकता है, फंजाई हो सकता है. उस ऑर्गेनिज्म को इंडिविजुअल कहा जाता है जिसकी बॉडी ऑर्गन्स के साथ बनी हुई है, ऑर्गेनेलीज के साथ बनी हुई है, और जो बाकी पार्ट्स हैं जो काम करते हैं आपस में, जो उसके डिफरेंट प्रोसेसेस को हेल्प करता है. जैसे हमारी बॉडी में ह्यूमन बीइंग्स, वी आर एन इंडिविजुअल एंड आवर बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट टिश्यूज, डिफरेंट रेस्पिरेटरी सिस्टम, डिफरेंट सिस्टम्स जो हमारे को मदद करती है टू बी एबल टू कैरी आउट आवर फंक्शंस, बट वी कैन कैरी आउट आवर फंक्शंस इंडिपेंडेंटली. नाउ व्हाट इज पॉपुलेशन? पॉपुलेशन है ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप, यूजुअली सेम स्पीशीज का. तो पॉपुलेशन हम तब बात ये वर्ड यूज करते हैं जब हम ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं सेम स्पीशीज की. फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स की, तो ह्यूमन बींग्स एक सेम स्पीशीज है, डॉग सेम स्पीशीज है, फिशेस एक स्पीशीज है. तो फिश की पॉपुलेशन, कैट्स की पॉपुलेशन, डॉग्स की पॉपुलेशन, ह्यूमन बींग्स की पॉपुलेशन. सो पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स यूजुअली ऑफ द सेम स्पीशीज ऑक्यूपाइंग अ डिफाइंड एरिया ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम.
These two words are important to remember that they should be occupying a defined area. एक defined area के भीतर होने चाहिए और एक specific time पे होने चाहिए. All right. So population growth rate is the percentage is variation between the number of individuals in a population at two different times. And when we talk about population growth rate, so what is a growth rate? A growth rate can be a growth rate is the difference, is the variation between the number of individuals in population at time A at time B. For example, एक टाइम पे लेट्स से 2005 में पॉपुलेशन कितनी थी और 2025 में पॉपुलेशन कितनी है, इसका जो वेरिएशन है इसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ रेट. Population growth rate can be positive or it can be negative. पॉपुलेशन ग्रोथ पॉजिटिव कब होगा? जब पॉपुलेशन बढ़ेगी. और नेगेटिव कब होगा? जब पॉपुलेशन किसी स्पीशीज की घटेगी. पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है? पॉपुलेशन डेंसिटी होता है रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड द एरिया दे ऑक्यूपाई. फॉर एग्जाम्पल 20 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितनी पॉपुलेशन है एक पर्टिकुलर जगह में. लेट्स से एक पर्टिकुलर जगह में सपोज दिल्ली में, दिल्ली जितना एरिया ऑक्यूपाई करता है तो दिल्ली में पॉपुलेशन कितनी है, एक पर्टिकुलर जगह की पॉपुलेशन, एक पर्टिकुलर एरिया में कितने इंडिविजुअल्स हैं उस पॉपुलेशन के, दैट इज व्हाट इज डेंसिटी. क्या फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन को इंक्रीज करते हैं? बर्थ एंड इमिग्रेशन. इमिग्रेशन मतलब बाहर से लोग अंदर आना, इनलेट. और क्या फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन को डिक्रीज करते हैं? डेथ और एमिग्रेशन. एमिग्रेशन मतलब छोड़ जाना, आउटलेट. जो मेन लिमिटिंग फैक्टर्स हैं ग्रोथ के पॉपुलेशन के, वो ए बायोटिक एंड ए बायोटिक और ए बायोटिक कंपोनेंट्स हैं. तो जो हमने पहले पढ़ा कि ए बायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स ये सब, कि उस जगह का टेम्परेचर कैसा है, हीट फ्लो कैसा है, वहाँ पे वाटर कैसा है, वहाँ पे पॉल्यूशन है या नहीं है, वहाँ के ग्रीन प्लांट्स है, ग्रीनरी है कि नहीं है, सो वहाँ पे कैसे फैक्टर्स हैं, कैसे कंपोनेंट्स हैं, ए बायोटिक कंपोनेंट्स एंड बायोटिक कंपोनेंट्स, ये इफेक्ट करता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो होगा आपका पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा. Now let us understand what a community is. When you need to understand that population of plants and animals, they can't occur by themselves. क्योंकि प्लांट्स भी अकेले नहीं रह सकते. प्लांट्स नीड एनिमल्स, एनिमल नीड प्लांट्स. So individuals of any of the species, they depend on individuals of another species with which they actively interact in several ways. तो अगर हम आसपास देखें तो यही कि मतलब ये बहुत नेचुरल है कि कोई भी स्पीशीज अपने आप से सरवाइव नहीं कर सकती. प्लांट्स नहीं सरवाइव कर सकते, एनिमल्स सरवाइव नहीं कर सकते. प्लांट्स को एनिमल्स की ज़रूरत है, एनिमल्स को प्लांट्स की ज़रूरत है. कम्युनिटीज़ जो फॉर्म की जाती हैं जब प्लांट्स और एनिमल्स या डिफरेंट स्पीशीज एक साथ आके रहती हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ अ कम्युनिटी. बट कम्युनिटी का जो नेम होता है वो किस पे निर्भर करता है? द नेम ऑफ अ कम्युनिटी इज डिपेंडेंट अपॉन द डोमिनेंट स्पीशीज, कि कौन सी स्पीशीज सबसे ज़्यादा डेंसिटी में वहाँ पे है प्रेजेंट, उस पे कम्युनिटी का नाम दिया जाएगा. जैसे ग्रासलैंड कम्युनिटी में ग्रासेस ज़्यादा होंगी, जहाँ चाहे वहाँ पे हर्ब्स भी होंगी, श्रब्स भी हो सकती हैं, ट्रीज भी हो सकती हैं, एनिमल्स भी होंगे, लेकिन क्योंकि वहाँ पे ग्रास ज़्यादा होगी तो ग्रासलैंड कम्युनिटी को इसलिए ग्रासलैंड कम्युनिटी कहा जाएगा. एक कम्युनिटी होती है वो फिक्स्ड या रिजिड नहीं होती. कम्युनिटी फ्लेक्सिबल होती है, चेंज होती जाती है, और कम्युनिटी बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है. Now we will understand types of communities. There are two types of communities. One is a major community और दूसरी है minor community. अब हमें नाम से ही पता चल रहा है कि मेजर कम्युनिटी का मतलब लार्ज साइज्ड, बड़ी कम्युनिटी जो कि बहुत वेल ऑर्गेनाइज होगी और इंडिपेंडेंट होगी. वो सन की मोस्टली किस पे डिपेंड करती है? मेजर कम्युनिटी सिर्फ सन की एनर्जी पे डिपेंड करती है और इंडिपेंडेंट है. आपस जो पास की कम्युनिटी है उसके इनपुट्स पे डिपेंडेंट नहीं है, उससे इंडिपेंडेंट है. तो सन की कम्युनिटी पे डिपेंड करती है ज़्यादा जो मेजर कम्युनिटीज़ होती है, जैसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट.
लेकिन जो माइनर कम्युनिटी है वो माइनर कम्युनिटी होती है आप जो साथ की नेबरिंग कम्युनिटीज होती है, माइनर कम्युनिटीज उन पर ज़्यादा डिपेंड करती है। ये सेकेंडरी एग्रीगेशंस हैं मेजॉरिटी कम्युनिटी के अंदर। तो ये क्या है, माइनर कम्युनिटीज मेजॉरिटी कम्युनिटी के अंदर ही एग्जिस्ट करती हैं एज सेकेंडरी एग्रीगेशन, और कंप्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं होती। जब किस फैक्टर्स के लिए, अपने एनर्जी के लिए, अपने न्यूट्रिएंट के लिए, जैसे अ मैट ऑफ लाइकन ऑन अ काउडंग पैड। तो काउडंग पैड के ऊपर जो लाइकन का एक मैट होता है, दैट इज नॉट सेल्फ सस्टेनेबल, इट इज डिपेंडेंट ऑन एन अदर कम्युनिटी. So that is what is minor community, which is not self-sustainable. It is not completely independent when it comes to its requirements of energy and nutrients, and it is instead dependent upon another major adjacent neighboring community. नाउ स्ट्रक्चर ऑफ अ कम्युनिटी, स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर, जब भी हम वर्ड स्ट्रक्चर, आपको कुछ वर्ड्स ऐसे वर्ड से ही आपको अभी जैसे हमने कुछ आप टर्मिनोलॉजीज वर्ड से ही समझा करिए। जैसे स्ट्रक्चर का मतलब किसी भी ऑर्गेनाइज कैसे किया गया है, तो एक कम्युनिटी को स्ट्रक्चर कैसा किया गया, पैटर्न। तो एक कम्युनिटी का पैटर्न क्या है, कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न क्या है कम्युनिटी का, उसको बोला जाता है स्ट्रक्चर। वो रिफ्लेक्ट किया जाता है कि उसकी पॉपुलेशन कैसी है, उसकी रेंज कैसी है, किस प्रकार का कम्युनिटी एरिया इनहैबिट कर रही है, वहाँ पे स्पीशीज कौन सी हैं, वहाँ पे इंटरैक्ट कैसे करती हैं स्पीशीज. So, in the community, the number of species and the size of the population vary greatly. A community may have one or several species. तो एक community के अंदर different species हो सकती हैं, एक हो सकती हैं, दो हो सकती हैं. तो structure क्या है, pattern की community में species आपस में interact कैसे कर रही हैं, inhabit कैसे कर रही हैं, वो उनका जो interaction है, spectrum of interaction वो कैसा है, और क्या इफेक्ट करता है स्ट्रक्चर को. इन्वायरमेंटल फैक्टर्स डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कम्युनिटी, और वो पैटर्न किस प्रकार पैटर्न ऑर्गेनाइज होगा, ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं. Now, let us understand what an ecosystem is. We have understood what an individual is, we have understood what a population is, we have understood what a community is. तो हमने 3 लेवल्स हमने समझ लिए हैं. अब हम आएंगे इकोसिस्टम पे. इकोसिस्टम के बाद हम समझेंगे बायोम एंड बायोस्फेयर. इट वाज अ क्विक रिविजन, जो मैंने 6 लेवल्स का दोबारा से रिविजन किया ताकि आप कंफ्यूज ना हो. सो लेट अस रिवाइज वन मोर टाइम. व्हाट आर द 6 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? It is individual, population, community, ecosystem, biome, and biosphere.